लेकिन कभी अपने आप पे सवाल तो करो कि जिस वक्त मुझ में धक्के मारकर निकाला जा रहा था पार्टी से, जिस पार्टी ने मुझे निकाला, कितने थे एमआईएम वाले, कितने नौजवान थे वो लोग जिन्होंने मेरे बारे में सवाल किया शौकत साहब से कि क्यों निकाला, क्या गलती थी मेरी? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। और मुझसे बात करते हो। मुझे साजिश के तहत जब मैंने मेहनत करके आगे लेकर आया तभी मेरी टांग पकड़ के नीचे खींची गई। क्यों नहीं बताते इस बात को? बदनाम करना, जब मेरी तरफ तुम एक उंगली उठाते हो ना तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ होती हैं। कभी सोचना अपने बारे में। जिन्ना सिगरेट पीते हुए टेबल पर बैठकर तुमसे मुल्क लेकर चला गया, तुम हाथ में ताली मारते चले गए। तुम वहां बैठकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे कांग्रेसियों? राहुल गांधी जी की यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जी की यात्रा ने साबित किया है कि वो आरएसएस और आरएसएस के नजरियात, उसकी विचारधारा को मानने वालों को, जो उनसे रूठे बैठे हैं, उनको खुश करने के लिए यात्रा ने का पद यात्रा की जा रही है। फरेब किया जा रहा है यात्रा के नाम पर, लूटा जा रहा है यात्रा के नाम पर बेवजह। एक मुल्क में एक 30 करोड़ मुसलमानों को छोड़कर, चुप्पी साध कर, उनके बारे में कुछ ना बोलकर, उनके मसाइलों के बारे में बात ना करके क्या भारत को जोड़ा जा सकता है? क्या सवारी हुकुम अगर तुमने इंसाफ किया होता तो प्राइम मिनिस्टर आज नरेंद्र मोदी जी ना होते, अगर तुमने उस पर इंसाफ किया होता। और यही काम अखिलेश यादव जी, आप भी सुन लीजिए, आपने इंशाअल्लाह ताला। और जो नौजवान आज मेरे बारे में तमाम तरह की बातें करते हैं, मेरा उनसे दरखास्त, उनसे सिर्फ एक ही बात है कि बेशक मैंने सड़क नहीं दी, नाली नहीं दी, खरंजा नहीं दिया, किताब नहीं दी, कॉपी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, लेकिन याद रखना, मैंने जब तुम्हारे पास तुमसे लोग झंडे उठवाते थे ना, हाथ में झंडे उठवाते थे, तुम्हारा काम सिर्फ झंडा उठाना था, तुम्हारा काम सिर्फ लीडरों का नारे लगाना था, तुम्हारा काम सिर्फ कुर्सियां बिछाना था, उस वक्त मैंने तुम्हारे हाथ में माइक दिया, उस वक्त मैंने तुम्हें इज्जत दी, उस वक्त मैंने तुम्हें मंच दिया और मैंने कहा कि लो मंच, लो माइक और बोलो, लीडर बनो, आओ। मैंने कहा कि तुम पार्षद बनो, आओ तुम जिला अध्यक्ष बनो, आओ तुम क्या कहते हैं महानगर अध्यक्ष बनो और लीडर। तुम मुझसे सवाल करने से पहले मेरे बारे में समझना, मेरे बारे में जानना, मेरे उन तमाम बातों को समझना कि जो मैं कर गुजरा हूं तुम्हारे लिए। आज तुम बड़ी बड़ी बातें कह देते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है, सोचना अपने बारे में। तुम्हारे हाथ में माइक एहतशाम अली बाबर ने दिया है, तुम्हारी जबान पर जबान तो थी लेकिन उस पर लफ्ज नहीं थे। खोलने के लिए तुम्हारे अंदर झिझक थी, उस झिझक को बाबर ने खत्म किया, उस जबान को लफ्ज बाबर ने दिए। आज बाबर के खिलाफ इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा हक है, लेकिन कभी अपने अंदर झांकना कि क्या है। तुम बोलना नहीं जानते थे, भाग जाया करते थे जब मैं पहली बार फिरोजाबाद आया था। लोग आज बड़ी बड़ी बातें करने वालों, पद लेना तुम्हें गवारा नहीं था, इतना प्रोफेसर साहब का डर था तुम्हारे अंदर कि भाग जाया करते थे। पहले जिला सदर, जो पिछले वाले पहले जिला सदर हैं, चप्पल छोड़कर भाग गए थे गड्ढों में से, मसरूरगंज से चप्पल छोड़कर भाग गए थे अपनी। मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी जिसे मुसलमान कहते हैं, क्या उन्हें छोड़कर, जो 30 करोड़ की आबादी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में रखते हैं, क्या उन्हें छोड़कर, उन्हें अलग थलग करके, उन पर खामोशी साध कर, खामोशी से निकलकर क्या हिंदुस्तान को जोड़ा जा सकता है? यह कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है। आखिर राहुल गांधी जी साबित क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान में? क्या हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान, जिसका तुम वोट तो हासिल करना चाहते हो, हिंदुस्तान के मुसलमान को तुम अपना दूध देने वाली गाय तो समझना चाहते हो, लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से एक लफ्ज नहीं बोलना चाहते। इससे तुम साबित करना चाहते हो कि मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी है इस मुल्क में। इस मुल्क में यानी 30 करोड़ मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी है, जबकि आजादी के वक्त यह बात तय हुई थी, आपने तयक्कुन दिया था, कांग्रेस की लीडरशिप ने तयक्कुन दिया था कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को बराबरी का हक देंगे, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइलों को हल करेंगे, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के सखावती और मजहबी के जो हुकूक हैं उन्हें महफूज रखेंगे। बावजूद इसके आज 70-75 साल बाद क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? या 70 साल में क्या हो गया है हिंदुस्तान में, क्या हुआ? मेरे सवालात इस बात पर हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की क़यादत करे। ना हमें राहुल गांधी जी की टी शर्ट से कोई एतराज है, ना हमें राहुल जी आपके दाढ़ी बढ़ाने से कोई तंज करना है, ना एतराज है, ना राहुल जी आप जेनू पहनते हैं, हमें उससे कोई एतराज है, ना हमें इस बात से कोई एतराज है कि आप अपने माथे पर तिलक लगाकर चलेंगे नहीं चलेंगे, हमें इनकी तमाम चीजों से कोई एतराज नहीं, क्योंकि मजहबी एतबार से जो आप काम कर रहे हैं वो आपका जाती मसला है, वो हमारा उसमें दखलंदाजी करने का हमें कोई हक नहीं है, बल्कि किसी हिंदुस्तानी को किसी भी मजहब के मानने वाले पर किसी तरह का तंज करने पर कोई हक नहीं है।
किसी तरह का कोई हक नहीं है, लिहाजा हम उस पर तंज नहीं करना चाहते। हमारे सवाल सिर्फ चंद सवाल हैं। कांग्रेस की क़यादत इस पर जवाब दे, राहुल गांधी जी जवाब दें, या वो लोग जो कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं या कांग्रेस की तायीद कर रहे हैं, वो इसका जवाब दें। क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तान की आजाद हिंदुस्तान में, हम वो नस्ल हैं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और यह हम पर हमारा हक है कि कांग्रेस की क़यादत बताए, हमारे चंद सवालों का जवाब दे। मलियाना पर जवाब दे, राहुल गांधी जी मलियाना पर जवाब दीजिए, आप हाशिमपुरा पर जवाब दीजिए, आप मेरठ पर जवाब दीजिए, आप भागलपुर पर जवाब दीजिए, आप बाबरी मस्जिद के खुलने वाले तालों पर जवाब दीजिए, आप 1949 में रखी गई मूर्तियों पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी आप जवाब दीजिए, कांग्रेस की क़यादत इस बात का जवाब दे कि आखिर हिंदुस्तान की तकसीम क्यों हुई और उसका जिम्मेदार कौन है, यानी भारत का विभाजन क्यों हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का एक बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते 70 बरस से 30 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान अपने कंधे पर हिंदुस्तान के तकसीम का बोझ ढोता चला रहा है, बदनाम होता चला रहा है, शक की नजरों से देखा जाता चला रहा है। आज का मुसलमान नौजवान आपसे सवाल करना चाहता है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस की क़यादत से, तमाम खड़गे जी से, उनके तमाम लीडरान से मेरा सवाल है कि आखिर हिंदुस्तान की तकसीम की बुनियाद क्या थी? क्यों आखिर 75 साल से हम उस बोझ को क्यों ढोते चले आ रहे हैं? क्यों? कौन जिम्मेदार है इस तकसीम का? आप कहते हैं कि जिन्ना ने ट्यूनेशन थ्योरी के जरिए हिंदुस्तान की तकसीम करा दी। चलिए मान लेते हैं, तो हम आपको बिल्कुल वाजे कर देना चाहते हैं कि जिन्ना को हमने अपना लीडर नहीं माना, जिन्ना को हमने अपना न लीडर माना, न जिन्ना की ट्यूनेशन थ्योरी पर हमने किसी तरह की तायीद की, बल्कि हमने जिन्ना की ट्यूनेशन थ्योरी को अपने पैरों तले रौंदा, जिन्ना के परचम को, पाकिस्तान के परचम को पैरों तले रौंदा, और अपने हिंदुस्तान, अजीम हिंदुस्तान का, अपने तिरंगे हिंदुस्तान के झंडे को हाथ में लेकर बुलंद किया और नारा दिया कि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान में रहेंगे। यह हमने नारा दिया। इसलिए जिन्ना की बात, जिन्ना की ट्यूनेशन थ्योरी को हमने नहीं माना। सवाल यह है कि आखिर अगर जिन्ना ने ट्यूनेशन थ्योरी लेकर आया, एक मुल्क बनाने का उसने तस्वुर पेश किया, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों? कांग्रेस की क़यादत अगर हिंदुस्तान ये बताए कि अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान की मुल्क बनाना था, पाकिस्तान बनाना था, मुल्क के 2 टुकड़े करने थे, तो कांग्रेस की क़यादत यह बताए कि अगर मुसलमान यही चाहते तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग का कयाम 1906 में हुआ है। उसी वक्त ही फैसला हो जाना चाहिए था, यह आवाज उस वक्त उठ जानी चाहिए थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। 1906 से लेकर 1918 तक जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे, ना कि मुस्लिम लीग के। 1918 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। 22 साल तक मुस्लिम लीग जिन्ना की क्या कहते थे दौरे क़यादत में, जिन्ना के रहते हुए कांग्रेस की क़यादत से ऐसा क्या मांग रही थी, ऐसी क्या चीज मांग रही थी कि कांग्रेस की क़यादत को, जिन्ना को मुल्क देना गवारा था, भारत के 2 टुकड़े करने गवारे थे, लेकिन वो चीज देना गवारा नहीं थी, एक अखंड भारत रखना गवारा नहीं था। ऐसी क्या चीज थी वो? बताए कांग्रेस, राहुल गांधी जी बताओ। हिंदुस्तान का एक मुसलमान होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जानना चाहते हैं ऐसी क्या चीज थी जो आपने भारत को तोड़ दिया, भारत की तकसीम करना गवारा किया। लेकिन और फिर जब मुल्क बना, न गोली चली, न बम फटा, कुछ नहीं हुआ। जब मुल्क एक बना, न गोली चली, न बम फटा। जिन्ना सिगरेट पीते हुए टेबल पर बैठकर तुमसे मुल्क लेकर चला गया, तुम हाथ में ताली मारते चले गए। तुम वहां बैठकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे कांग्रेसियों तुम उस वक्त? जिन्ना तुम्हारे हाथ से मुल्क लेकर जा रहा था यहां से, तुम क्या ताली बजाने बैठे थे वहां पर? क्या कर रहे थे? जितने भी बाद में फसादात हुए वो मुल्क की तकसीम के बाद में हुए, लेकिन मुल्क जब बना, जिस वक्त ये पास हुआ, और फिर जवाब दे कांग्रेस इस बात का जवाब दे, कांग्रेस की क़यादत इस बात का जवाब दे, जब सन 1940 में करारदाद पाकिस्तान आया, 22 साल तक यानी जिन्ना कुछ ना कुछ मांगते रहे या मुस्लिम लीग मांगती रही इन लोगों से। ठीक है, आपने दिया, लेकिन मुझे एक बात का जवाब ये चाहिए कांग्रेस की हुकूमत क़यादत से कि आखिर जब कैबिनेट एक्शन प्लान आया तो उस कैबिनेट एक्शन प्लान पर सबसे पहला सिग्नेचर किसने किया? किसने किया? कांग्रेस बताए। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उस वक्त के क्या कहते हैं कांग्रेस के कायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला सिग्नेचर किया उस पर। यानी आपको मुल्क देना गवारा था, इस अखंड भारत को तोड़ना गवारा था। ऐसी क्या चीज थी बताए कांग्रेस। और नौजवानों सवाल पूछो कि ऐसी, नौजवानों जब तक तुम ये सवाल नहीं पूछोगे,
इस कांग्रेस से। याद रखो, तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लूटा जाता रहेगा, सिर्फ तुम्हें गुमराह किया जाता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। ये हमारे सवालात हैं, जवाब दें। और फिर जिन्ना कम्युनल है, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, कम्युनल है, ठीक है, मान लेते हैं। कांग्रेस भी जिन्ना को कम्युनल बोलती है और भाजपा भी जिन्ना को कम्युनल बोलती है, मानते हैं, ठीक है। जिन्ना को हमने ट्यूनेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, हम आपकी बात इसको तायद करते हैं, ठीक है, कम्युनल था। लेकिन एक बात बताओ कांग्रेसियों, भाजपाइयों, जब तुम पाकिस्तान बिरयानी और मटर पुलाव खाने जाते हो तो उसी जिन्ना को पाकिस्तान में खड़े होकर अल्ट्रा सेकुलर बोलते हो। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हिंदुस्तान में अगर वो कम्युनल है तो पाकिस्तान में भी कम्युनल क्यों बोलने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? क्यों नहीं बोलता कि जिन्ना कम्युनल? पाकिस्तान में खड़े होकर क्यों नहीं बोला तुमने जिन्ना कम्युनल है? और अगर जिन्ना कम्युनल है तो भारत की संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस कम्युनल इंसान की तस्वीर उस मंदिर के अंदर क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? कांग्रेस ने 55 साल तक हुकूमत की, जिन्ना की तस्वीर नहीं उतार पाई। 8 साल से भाजपा इख्तियार में है, जिन्ना की तस्वीर तुम नहीं हटा पाए। और मुसलमानों को गद्दार की और इस तमाम नजरों से देखा जाता है। अरे गद्दार तो तुम हो इस देश के, तुम इस देश के गद्दार हो। तुमने इस देश के तकसीम कराई, तुमने इस देश को लूटा, तुमने इस देश के हिंदुस्तान भाईचारे को तोड़ा, तुमने इस देश को कम्युनल सेकुलर, इसके सेकुलर कैरेक्टर को पूरी तरह पैरों तले रौंद दिया। तुमने सेकुलर कैरेक्टर को रौंदा है। साफ सी बात यह है। इसके अलावा वो अनकंडीशनल, मेरा मुझे जवाब दें। पीस पार्टी के कौमी सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर अय्यूब साहब, मेरी आपसे बड़ी अदबन आपसे सवाल, मेरा सवाल है, अदबन दरखास्त है, मुझे जवाब दीजिए आप कि राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आई तो अखिलेश यादव जी को लेटर लिखा बुलावे का, मायावती जी को लिखा, जयंत चौधरी जी को लिखा, तीनों ने समर्थन किया लेकिन कोई नहीं गया। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आपके पास वो लेटर राहुल गांधी जी ने आपको भेजा था जो आप वहां पर गए? और अगर आपको लेटर भेजा था तो वो उत्तर प्रदेश की अवाम आपसे जानना चाहती है, देखना चाहती है उस लेटर को, क्या आपको उस लेटर आपको बुलाया गया था? और अगर बुलाया गया था, लेटर है, तो मुझे आपसे ये जानना है कि किस बुनियाद पर गए थे आप वहां पर? क्या आपके अंदर वो हिम्मत है, क्या वो जसारत है, क्या आपके पास वो क्वालिटी थी कि राहुल गांधी की आंखों में आंखें डालकर आप कहते कि मुस्लिम इश्यूज पर क्यों नहीं बात करते? और वो इशू जो आज का सबसे बड़ा इशू है, कांग्रेस जवाब दे, वो तमाम लोग जो अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आप समर्पण कर रहे हैं, और अगर आपको लेटर नहीं दिया था तो बेशर्मी के साथ आप उनके पास क्यों गए? आपके एक नौजवान ने कहा कि हम भारत को जोड़ने के लिए जा रहे हैं, भारत की एकता के लिए जा रहे हैं। तो सुनिए, राहुल गांधी जी की यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जी की यात्रा ने साबित किया है कि वो आरएसएस और आरएसएस के नजरियात, उसकी विचारधारा को मानने वालों को, जो उनसे रूठे बैठे हैं, उनको खुश करने के लिए यात्रा ने पद यात्रा की जा रही है। फरेब किया जा रहा है यात्रा के नाम पर, लूटा जा रहा है यात्रा के नाम पर बेवजह। एक मुल्क में एक 30 करोड़ मुसलमानों को छोड़कर, चुप्पी साध कर, उनके बारे में कुछ ना बोलकर, उनके मसाइलों के बारे में बात ना करके क्या भारत को जोड़ा जा सकता है? क्या सफल लोकतंत्र के बारे में सोचा, इस लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है? हरगिज़ नहीं बनाया जा सकता, किसी सूरत में नहीं बनाया जा सकता। और मेरा एक क्या कहते हैं, मरहूम कायद सलीम पीरजादा साहब ने जो बात कही थी, आज मजबूरन उस बात को मुझे कहना पड़ रहा है। मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाइयों, बेशक ये तमाम के तमाम नफरत फैलाने वाले मुट्ठी भर संगठन कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन यकीन मानो तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे भाई थे, भाई हो और भाई रहोगे, अजीज हो हमारे लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर महफूज नहीं रहेगा तो आप कैसे महफूज रह सकते हो इस मुल्क के अंदर? कैसे महफूज रह सकते हो उस मुल्क के अंदर? हरगिज महफूज नहीं रह सकता जब तक इस मुल्क में एक मजबूत भाईचारगी नहीं होगी, मजबूत तरीके से हम साथ नहीं होंगे और इन तमाम नफरत करने वालों को कंडेम नहीं करेंगे, तब तक ये लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, जब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। और सवाल कांग्रेस से, राहुल गांधी जी आप कश्मीर तक जा रहे हैं, हल्द्वानी के बारे में कुछ कहेंगे आप? 4,500 लोग हल्द्वानी की ठंड के अंदर, ऐसी कड़कड़ाते की ठंड के अंदर बाहर बैठे हैं, जिन्हें घर से बेघर किया जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी, आप पर जिम्मेदारी आयद होती थी कि तमाम यात्रा को छोड़कर इसी आवाम को लेकर हल्द्वानी जाते और वहां बैठ जाते। जब तक इनके हक हुकूक नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहां के आगे से नहीं बढ़ूंगा। लेकिन तमाम के तमाम खामोश हो। क्यों खामोश हो? अगर वो इनलीगल हैं, मेरी भाजपा से सवाल नहीं है मेरा, ना मैं भाजपा से सवाल कर
करना चाहता हूं, न मैं भाजपा से किसी सूरत में इस मसले पर बात करना चाहते हैं। हमारा भाजपा से कोई इल्जाम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाजपा को हमने वोट नहीं दिया है, न भाजपा को हमने वोट दिया, ना कभी देंगे, ना हमने सपोर्ट दिया, ना कभी देंगे। हमने वोट उस 4,500 लोगों ने जो वोट दिया वो कांग्रेस को दिया। इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस को दिया, भाजपा को नहीं दिया। इसलिए सवाल भाजपा से नहीं, उनसे। भाजपा तो वो कर रही है जो उसका वैचारिक हक है, वो जो उसका वैचारिक फर्ज है। भाजपा अपनी वैचारिक धारा से अलग हटकर काम नहीं कर रही है। उसका काम ही यही है, यही काम है जो वो कर रही है। हजारों लोग वहां पर बैठे हैं। अब मेरा सवाल यह है राहुल गांधी जी और कांग्रेस से, अगर वो इनलीगल हैं ठीक है तोड़ दीजिए, लेकिन अगर इनलीगल हैं तो उन पर, उनके मकानों पर लाइट कनेक्शन किसने दिए थे? अगर वो इनलीगल बस्ती है तो वहां पर क्या कहते हैं, आपके पानी का बिल या तमाम सुख सुविधाएं कैसे गवर्नमेंट ने क्यों पहुंचाई? अगर इनलीगल थे तो आप ये बताइए, अगर इनलीगल है तोड़ दीजिए, लेकिन उसका अल्टरनेट क्या है, उसका मुतबादिल क्या है, वो कहां रहेंगे? दिल्ली में भी क्या कहते हैं आप लोग, दिल्ली में भी हुक्म आया था कि ये जो बस्तियां हैं इन्हें उजाड़ दिया जाए, इन्हें खाली कराया जाए, लेकिन आप लोगों ने अपने कानूनी हथकंडों से उन बस्तियों को बचा लिया। लेकिन आज तुम इसलिए नहीं बचाना चाहते उन बस्तियों को क्योंकि वो हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उन्हें ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया गया है, इसलिए आप नहीं जाना चाहते वहां पर। और कांग्रेस के एमएलए जवाब दें जो उनके वोटों से एमएलए बने हैं, कांग्रेस की लीडरशिप उत्तराखंड की जवाब दे, क्यों नहीं बात करना चाहते उस मसले पर, क्यों नहीं बात करना चाहते? आप सीधी सीधी बात यह है अज़ीज़ान मोहतरम कि इन चीजों से निकलना होगा हमें। अब आप यह कहेंगे कि बाबर साहब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमने क्या किया, इसका भी जवाब मैं देता हूं। याद रखो, अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमान नौजवानों, जब तक कांग्रेस या इन जैसी पार्टियों के पास आप जाते रहोगे, इनके पास जाने वाला आदमी इनका नौकर तो बन सकता है, तुम्हारा लीडर नहीं बन सकता। इनका नौकर तो कहला सकता है, और वो नौकरी क्या है? क्या आप देख लो 1950 में इस मुल्क में जब भाषा पर बहस चल रही थी, भाषा पर वोटिंग हो रही थी कि इस मुल्क की भाषा क्या होगी, उर्दू हार गई थी। और उस वक्त एजुकेशनल मिनिस्टर कौन थे? देश के पहले शिक्षा मंत्री, हमारे बीच के, आपके बीच के अबुल कलाम आजाद साहब, आपके लिए रहमतुल्लाह अलैह। उनकी मौजूदगी में उर्दू का नेहरू जी ने उर्दू पर तलवार चलवाई, किसके जरिए? मौलाना आजाद साहब की कलम के जरिए। एक डिबेट दिखाए कोई, या उस वक्त के तमाम मुसलमानों के जितने भी कांग्रेस में गुलाम थे या ये कह लीजिए नौकर थे, दिखाएं वो तमाम के तमाम नौकर, एक नौकर का डिबेट दिखाइए कि जो इस मसले पर बोला हो। 341 आर्टिकल 341 के जरिए जब मुसलमानों को तहफ्फुजात से दूर किया जा रहा था, कहां थे उस वक्त मौलाना आजाद के दीनी मसाइल पर, दीनी शख्सियत पर, उनके मुसलमान होने पर मुझे कोई शक नहीं है। याद रखिएगा, मैं उनकी एहतराम करता हूं, इस बिना पर उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन सियासी तौर पर वो नाकाम थे, नाकाम साबित हुए। इसे जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। इस पर अगर मेरी कोई मुखालफत करना चाहे तो करे, मुझे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे हुसैन अहमद मदनी साहब, मौलाना आजाद साहब, ये तमाम लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, या जितने भी कांग्रेसी थे, जितने भी ये हमारी सफों में जाने वाले थे, तमाम के तमाम नाकाम साबित हुए, और इन्हीं की वजह है कि मुसलमान नौजवान गुलाम बना, उस वक्त का मुसलमान गुलाम बना। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जी, इस बात को अपने जहनशी कर लीजिए, आपने जो 70 बरस में, कांग्रेस ने जो 70 बरस में अपने दिमाग में रखेल बनाकर जो जिस चीज को पाल रखा है, जिसके साथ हर रोज हम बिस्तरी करते हो ना, जिसे तुम कहते हो, जिसे मैं गलत फहमी का नाम देता हूं मुसलमानों के ताल्लुक से, हम उस दौर के मुसलमान नहीं हैं कि जिनकी 1947 के बंटवारे की वजह से, झटके की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी पड़ गई थी। इस आजाद भारत में सीधी हड्डी से पैदा होने वाले, सीधी हड्डी रखने वाले हम मुस्लिम नौजवान हैं। हम आपकी बात को कंडेम करेंगे, गली गली जाएंगे। हमारा काम ही यह है, अब हमारी जिंदगी का मकसद यह बन चुका है कि हम जाएंगे और तुम्हें एक्सपोज करेंगे, तुम्हारे मुकरू चेहरे से नकाब उतार फेंकेंगे, छीन लेंगे तुम्हारे मुकरू चेहरे से नकाब, और अवाम के सामने सवाल। बेशक अवाम हमें सपोर्ट ना करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम अपना फर्ज अदा करेंगे, अपना हक अदा कर रहेंगे, क्योंकि अब ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद है। उन बुजुर्गों ने जो किया, हमें जहनी गुलाम बना दिया। 70 साल से हमसे ये कह रहे आ रहे हैं कि अकलियत नहीं है। हम अकलियत 30 करोड़ की एक आबादी होती है, एक आबादी नहीं होती, एक मुल्क होता है। हमारा मुल्क है ये, और हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। हमें हमारा, और कांग्रेसियों, तुम्हारे एमपी जकिया जाफरी के हस्बैंड को जिंदा जला दिया गया था कांग्रेस में, तुम्हारी हुकूमत आई,
तुम कुछ नहीं कर पाए। अरे तुम्हारी हुक्म, अगर तुमने इंसाफ किया होता तो प्राइम मिनिस्टर आज नरेंद्र मोदी जी ना होते, अगर तुमने उस पर इंसाफ किया होता। और यही काम अखिलेश यादव जी, आप भी सुन लीजिए, आपने अपने बयानात में कहा है, अपने बयानात में कहा है कि आप गोरखपुर गए और आपने कहा कि योगी जी आपकी फाइल मेरे हाथ में आई थी, मेरे पास आई थी जब मैं चीफ मिनिस्टर था। मैं चाहता तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देता, लेकिन मैंने नहीं की। तो आपसे सवाल यह है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आपने कार्रवाई की होती तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शायद नहीं बन पाते। यानी आपने ये सोची समझी, कांग्रेस और कांग्रेस की जितनी भी बेटियां हैं, आपने सोची समझी साजिश के तहत यह काम किया कि इख्तिदार पर तुम आ जाओ। जो काम इस हिंदुस्तान के इन लोगों के साथ, अकलियत जो क्या जिन्हें तुम अकलियत कहते हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो काम हम नहीं कर सकते, तुम आओ और तुम करो। वो काम आपने किया है। लिहाजा इन तमाम चीजों को आपको सोचना समझना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि मैं साथ में मेरा जो कहना है, कासगंज, एटा और सहसवान, अलीगढ़, फिरोजाबाद और हलजलेसर, सिकंदराबाद, इन तमाम के नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है, जिन्होंने कहा है कि आप आइए। लेकिन आने से पहले मैं एक शख्स को, एक उन लोगों को, जिम्मेदारों को अपनी तरफ से सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देना चाहता हूं। मैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम जिम्मेदारों से अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप से मेरी दरख्वास्त है कि 8 दिन से आपका लिटरेचर मैंने पढ़ा है। मैंने 8 दिन से आप मरहूम पीरजादा साहब की स्पीचेस को सुना है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके पास वो नजरिया है जिसे सर सैयद का नजरिया कहा जाता है। आपके पास वो नजरिया है जिसे इस खाई को पाटा जा सकता है। इस खाई को, हिंदू मुस्लिम की नफरत की जो खाई बनी है, सिर्फ सर सैयद के नजरियात पर पाटा जा सकता है। इसलिए अलीग बिरादरी से मैं कहना चाहता हूं, हमें शर्म आनी चाहिए। अलीग बिरादरी अपने गिरेबानों में झांक कर देखे। अगर थोड़ी सी भी जमीर बाकी हो ना, तो अपने गिरेबानों में झांक कर देखो कि क्या नजरिया दिया था सर सैयद ने। सर सैयद ने तुम्हें नया दौलतिया बनाने के लिए यूनिवर्सिटी कायम नहीं की थी, इसलिए नहीं की थी कि सर सैयद को हेडमास्टर बना दिया जाए। आपको खड़े होकर कहना पड़ेगा कि सर सैयद हिंदुस्तान का सबसे पहला मुसलमानों का लीडर था, है और रहेगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आपकी वजह है, सर अलीगरियन की वजह है कि सर सैयद के नजरियात को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसलिए मेरी शिकायत सबसे पहले अलीगरियन से है, बाद में शिकायत किसी और से है। दूसरी चीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से मैं कहना चाहता हूं, और तमाम उन दानिश्वर बिरादरी से, उस दानिश्वर हजरात से और तलबा बिरादरी से, कि याद रखो वाइस चांसलर साहब, अगर हिंदुस्तान के अंदर चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हो या इलाहाबाद हो, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, अगर इनके अंदर से स्टूडेंट यूनियन को रोक दिया जाएगा, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाएगी, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ रेपिस्ट पहुंचेंगे, मर्डरर पहुंचेंगे, चोर पहुंचेंगे, डकैत पहुंचेंगे, लुटेरे पहुंचेंगे, पीएचडी होल्डर, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं पहुंचेंगे। इस देश के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर छात्र की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए मैं मांग करता हूं, और इंशाअल्लाह ताला इस पर सेमिनार की जाए, तो करेंगे जल्दी में अलीगढ़ के अंदर, कि हम स्टूडेंट यूनियन की मांग करते हैं। अलीगढ़ स्टूडेंट यूनियन के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन के बगैर नहीं रह सकती, या कोई भी यूनिवर्सिटी। यहां से एक बेहतरीन क्रीम निकल कर जाती है जो हिंदुस्तान के दबे कुचले तमाम लोगों के हक और हुकूक की बात करती है, लेकिन उसे रोक किया जा रहा है। वाइस चांसलर साहब, भाजपा के साए में, भाजपा के इस वक्त हुकूमत के साए में अपना मुस्तकबिल तलाश करने की कोशिश मत कीजिए। यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के, क्या कहते हैं, एक, और हिंदुस्तानी तमाम सेकुलरों के, जो सेकुलरिस्ट हैं, उनके तमाम के लिए एक बेहतरीन सरमाया है। इस सरमाए को लूटने की कोशिश या सरमाए को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। जहां तक मेरा सवाल है, तो मेरी तमाम उनसे, परचम पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम जिम्मेदारों से मेरी दरखास्त है कि आप आगे आइए। आपका नजरिया एक बेहतरीन नजरिया है, आप आगे आइए, और इंशाअल्लाह ताला उस नजरिए के साथ तमाम लोग चलने को तैयार हैं। और अगर खादिम को आप मौका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला खादिम भी आपके साथ आएगा। और जहां तक मेरा फिरोजाबाद से ताल्लुक है, क्योंकि मेरा जो फिरोजाबाद है वो सियासी मस्कन मेरा फिरोजाबाद है, एहतशाम अली बाबर को नाम
फिरोजाबाद जिसमें जो मिला है, जो भी मकबूलियत है, जो छोटी सी हकीर सी जो मकबूलियत है, वो फिरोजाबाद में अता की है, फिरोजाबाद के नौजवानों ने, फिरोजाबाद की आवाम ने। अब मेरा सवाल फिरोजाबाद की आवाम से यह है कि मैं सोशल मीडिया के जरिए आपको पैगाम दे रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में फिरोजाबाद की गली गली, कूचे कूचे में रहूंगा। और एक ही सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, और सवाल यह है कि आपसे, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, कि अब मेरा फैसला आप करेंगे, मेरा फैसला आप करेंगे, आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपके पास 2 सवाल लेकर आ रहा हूं, तीसरा सवाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन 2 अभी बता देता हूं। सबसे पहली बात, ना मैं आपका लीडर था, ना लीडर हूं, और ना लीडर कभी बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि 70 साल में आपने ना किसी को लीडर बनाया था, ना बनाया है, और आगे मुस्तकबिल में क्या होगा यह मैं नहीं जानता। लेकिन माजी के हालात को देखकर मैं इस बात पर अपने वक्त को एक लम्हे को भी जाया नहीं करना चाहता आपके लीडर बनने के लिए। लेकिन अब 2 रास्ते बचते हैं कि या तो आप मुझे पॉलिटिकल पार्टी जो प्राइवेट लिमिटेड हैं ना, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, इनका नौकर बनाना चाहते हैं, या एक छोटी सी झोंपड़ी का मालिक बनाना चाहते हैं। ये पहला सवाल है। आप मुझे सियासी दलाल बनाना चाहते हैं या अपना सियासी वकील बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। जो आप बोलेंगे मैं वही बन जाऊंगा। अगर आपने मुझे सियासी दलाल बनाने की कहा कि सियासी दलाल बन जा बाबर, तो ये मेरा वादा है कि बेहतरीन वाला दलाल बनकर दिखाऊंगा, बेहतरीन वाला दलाल बनकर दिखाऊंगा। क्योंकि ये दलाल जो है ना, इनसे, ये जो जितने बैठे हैं, इनसे दलाली करनी भी नहीं आती है ढंग से। अगर उन्होंने ढंग से दलाली की होती तो हालात दूसरे होते। ये दलाल, और इन तमाम दलालों के मुंह पर थूक कर दिखाऊंगा, ये भी मेरा वादा है। अगर आपने मुझे सियासी दलाल बनाया तो बेहतरीन वाला दलाल बनकर दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपने मुझे अपना सियासी वकील बनाया तो ये मेरा वादा है कि आपका मुकदमा भी जीत कर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। फैसला आपके हाथ में है, जो आप बनाना चाहेंगे वो मैं बनने को तैयार हूं, जो भी आप बनाएं मैं बनने को तैयार हूं। फैसला आपके हाथ में है। इसलिए नौजवानों, मैं आपके दरमियान में आ रहा हूं, बहुत जल्दी आ रहा हूं, और लगातार मैं आपके बुजुर्गों के बीच में रहूंगा। लेकिन एक आदमी से बात नहीं होगी, फर्द से बात नहीं होगी। मैं भरी आवाम में आपसे, आवाम से सवाल करना चाहता हूं, आवाम से अपने 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 ताल्लुक से पूछना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वोट तो आप देंगे, सपोर्ट तो आप देंगे, तो मैं एक फर्ज से क्यों बात करूं? ना तो मैंने ठेकेदारी बनाई है, ठेकेदारों को माना है, ना मैं ठेकेदारों को मानता हूं, ना ठेकेदारों को मानूंगा कभी। मेरे जो नजरियात है उससे समझौता ना किया था, ना किया है, ना करूंगा। लोग, अच्छा रही बात इसकी, एक बात मैं पहले कह चुका हूं कि बुजुर्गों का घर हो या तो महबूब का घर हो या बुजुर्गों की बस्ती, एक बार जो क्या कहते हैं, छोड़ा तो पलट कर नहीं देखा। जिन्होंने मुझे बेइज्जत कर निकाला है, लात मार कर निकाला है, धोखा दिया है, उनके पास तो मैं जाऊंगा नहीं, किसी सूरत में नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। ये मैं अपने अंदर वो कर चुका हूं, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। अब आपको फैसला करना है कि मेरे साथ क्या करेंगे। लिहाजा मेरी दरखास्त है एक छोटी सी, कि आप मुझे बताएं कि मेरे हक में क्या फैसला करना है, आपको फैसला करना है। इसलिए उन तमाम नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ मुकामात के, चाहे वो कासगंज के नौजवान हैं, गंजडवारा के नौजवान हैं, सिकंदराबाद के नौजवान हैं, और जलेसर के नौजवान हैं, एटा के नौजवान हैं, अलीगढ़ के नौजवान हैं, फिरोजाबाद के नौजवान हैं। मैं तमाम लोगों का दिल से क्या कहते हैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मेरे आने से पहले, मैं आऊंगा, लेकिन मेरे आने से पहले यह सोच कर रखना कि मुझे सियासी दलाल बनाना चाहते हो या अपना वकील बनाना चाहते हो। यह बात आपको खड़े होकर कहनी पड़ेगी कि बाबर साहब आप हमारे सियासी दलाल बन जाइए, तो आपके सियासी दलाल बन जाएंगे, और आपने कहा कि सियासी वकील बन जाइए तो आपका मुकदमा जीत कर दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आधार हैं। इसलिए कांग्रेस की हुकूमत से सवाल करिए। मैं कांग्रेस के इस यात्रा का मजम्मत करता हूं पूरी तौर से, और तमाम नौजवानों से मेरी दरखास्त है कि हल्द्वानी की आवाज उठाएं, हल्द्वानी के बारे में बात करें, कांग्रेस से सवाल करें। क्योंकि कांग्रेस आराम से एक ही बात कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा, अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आरएसएस को खुश करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि जिस चीज में मुसलमानों का नाम नहीं लिया जाएगा, जो लोग मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे, मुसलमानों को बिल्कुल अलग थलग रखेंगे, आरएसएस उसी से खुश होगी, और वही काम श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और यह बात कांग्रेस, जितने भी मैंने सवाल किए हैं, कांग्रेस एक सवाल का जवाब दे, या कांग्रेसी कोई भी सवाल का जवाब दे, मेरा चैलेंज है। इंशाअल्लाह ताला जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। गोदी मीडिया का हाल मालूम है, अच्छी बातें करना नहीं चाहती, लिहाजा आपके दरमियान में फिरोजाबाद में जल्दी में आ रहा हूं, क्योंकि सियासी मस्कन मेरा। और हां, यह भी मैं कह रहा हूं, अगर आप ये कहेंगे कि फिरोजाबाद छोड़कर चले जाओ, तो मेरे बाप की जागीर नहीं है फिरोजाबाद। अगर आपने मुझसे कहा कि बाबा साहब फिरोजाबाद छोड़ जाओ, तो खुदा की कसम मेरे बाप की जागीर नहीं है फिरोजाबाद। होगी किसी, कोई मानता होगा अपने बाप की जागीर, ना तो मेरे पास मेरी फिरोजाबाद बाप की जागीर है। मेरे लिए फिरोजाबाद तमाम शहरी अटूट हिस्सा है हिंदुस्तान का, और तमाम शहरियों के लिए है। इसलिए आपको आपके हाल पर छोड़कर भी जाने को तैयार है।
बहुत सारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप हमसे कहें बाबर साहब चले जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, तो मुझे कोई एतराज नहीं इसमें भी मेरे भाई। मेरा काम आपके हक और हुकूक को उठाना है, मेरा काम तमाम मसाइलों पर बात करना है, मेरा काम आपके शऊर को बेदार करना है। वो मैं करता आया था, करता आया हूं, करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जो नौजवान आज मेरे बारे में तमाम तरह की बातें करते हैं, मेरा उनसे दरखास्त, उनसे सिर्फ एक ही बात है कि बेशक मैंने सड़क नहीं दी, नाली नहीं दी, खरंजा नहीं दिया, किताब नहीं दी, कापी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, लेकिन याद रखना, मैंने जब तुम्हारे पास तुमसे लोग झंडे उठवाते थे ना, हाथ में झंडे उठवाते थे, तुम्हारा काम सिर्फ झंडा उठाना था, तुम्हारा काम सिर्फ लीडरों का नारे लगाना था, तुम्हारा काम सिर्फ कुर्सियां बिछाना था। उस वक्त मैंने तुम्हारे हाथ में माइक दिया, उस वक्त मैंने तुम्हें इज्जत दी, उस वक्त मैंने तुम्हें मंच दिया और मैंने कहा कि लो मंच, लो माइक और बोलो, लीडर बनो। आओ, मैंने कहा कि तुम पार्षद बनो, आओ तुम जिला अध्यक्ष बनो, आओ तुम क्या कहते हैं महानगर अध्यक्ष बनो और लीडरशिप करो। तुम्हारा खौफ इन लीडरों के दिमाग में भर दिया। अगर उस खौफ को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, जो चाहो वो करना। अगर चाहते हो कि फिरोजाबाद में तमाम लीडरों के दिमाग में नौजवानों की सियासत का खौफ बरकरार रहे, तो मुझसे सवाल करने से पहले मेरे बारे में समझना, मेरे बारे में जानना, मेरे उन तमाम बातों को समझना कि जो मैं कर गुजरा हूं तुम्हारे लिए। आज तुम बड़ी बड़ी बातें कह देते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है, लेकिन कभी अपने आप पे सवाल तो करो कि जिस वक्त मुझ में धक्के मारकर निकाला जा रहा था पार्टी से, जिस पार्टी ने मुझे निकाला, कितने थे एमआईएम वाले, कितने नौजवान थे वो लोग जिन्होंने मेरे बारे में सवाल किया शौकत साहब से कि क्यों निकाला, क्या गलती थी मेरी? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। और मुझसे बात करते हो। मुझे साजिश के तहत जब मैंने मेहनत करके आगे लेकर आया, तभी मेरी टांग पकड़ के नीचे खींची गई। क्यों नहीं बताते इस बात को? बदनाम करना, जब मेरी तरफ तुम एक उंगली उठाते हो ना, तो चार उंगली तुम्हारी तरफ होती हैं। कभी सोचना अपने बारे में। तुम्हारे हाथ में माइक एहतशाम अली बाबर ने दिया है, तुम्हारे जबान पर जबान तो थी, लेकिन उस पर लफ्ज नहीं थे। खोलने के लिए तुम्हारे अंदर झिझक थी, उस झिझक को बाबर ने खत्म किया। उस जबान को लफ्ज बाबर ने दिए। आज बाबर के खिलाफ इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा हक है, लेकिन कभी अपने अंदर झांकना कि क्या तुम सही कर रहे हो, क्या तुमने सही किया है। ये सवालात है मेरे। अगर इसका जवाब मिल जाए तो मेरे पास तो इस्तकबाल है। मैंने कभी किसी से सियासी दुश्मनी नहीं रखी है, न रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये भी सुन लो, अल्लाह के बाद खुद पर भरोसा करता हूं। तुम आओ साथ या मत आओ, मुझे परवाह नहीं तुम्हारी भी, बिल्कुल मत आओ मेरे साथ, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़े होकर चलना जानता हूं। लीडर वो नहीं होता जो दूसरों की कॉपी करे, लीडर वो नहीं होता मेरे भाई जो दूसरों की आइडियोलॉजी का मोहताज हो, लीडर वो नहीं होता जो दूसरों को क्या कहते हैं, दो लीडर वो होता है जो अपने नजरियात की बात करेगा, अपने नजरियात पर मजबूत रहेगा। लीडर वो होता है जो अपनी एक पहचान बनाता है। लीडर वो होता है जो अपना रास्ता खुद चुनता है और आगे बढ़ता चला जाता है। और वो लोग जो ठोकर लगने से गिर जाते हैं, ठोकर लगने से उनके पास हिम्मत नहीं होती होगी। 1000 ठोकर खाकर भी खड़ा हुआ हूं और आगे भी अगर ठोकर लगती रही तो खड़ा होता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी हिम्मत, मेरे हौसलों को कोई नहीं हरा सकता। मैं नहीं हारूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं झंडा अब पहले अवाम फैसला करे कि मुझे क्या बनाना चाहती है। अगर अवाम ने फैसला सही सुना दिया तो खुदा की कसम तुम्हारे सरों पर उन तमाम मुख्तलिफ पार्टियों के जिन्होंने लूटे हैं, अगर तुम्हारे जो करा है वही करके दिखाएंगे, तुम्हारे सरों पर जमहूरी तौर पर सियासी धनिया ना बोकर दिखाया तो एहतशाम अली बाबर नाम बदल देना। फिरोजाबाद क्या, फिर अपनी सियासत से जिंदगी भर के लिए इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। धनिया बो दूंगा तुम्हारे सरों पर, ये सियासी धनिया जमहूरी तौर पर, ये मेरा वादा है। बशर्ते एक टीम, वो लोग आए जो नजरियाती लोग हों, जो वाकई में कुछ करना चाहते हों, वो नहीं जो आए और अगर अपने मसाइल के लिए आए, अपने क्या कहते हैं उसके लिए आए, फायदे के लिए आए, और जहां फायदा निकला बाबर ऐसा, बाबर वैसा, बाबर दलाल, बाबर वो, ठीक है कहो, लेकिन अपने गिरेबान में तो झांको मेरे भाई। तुम क्या हो, तुमने क्या कंट्रीब्यूशन क्या है तुम्हारा इस फिरोजाबाद के लिए? क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है? अरे तुम बोलना नहीं जानते थे, भाग जाया करते थे जब मैं पहली बार फिरोजाबाद आया था। लोग आज बड़ी बड़ी बातें करने वालों, पद लेना तुम्हें गवारा नहीं था। इतना प्रोफेसर साहब का डर था तुम्हारे अंदर कि भाग जाया करते थे। पहले जिला सदर, जो पिछले वाले जिला सदर, पहले जिला सदर हैं, चप्पल छोड़कर भाग गए थे गड्ढों में से, मसरूरगंज से चप्पल छोड़कर भाग गए थे अपनी। तुम बाबर से बात करते हो, दूसरे शहर से आकर बात रखी थी। ये जज्बा देखो, दूसरे शहर से आया था, कोई नहीं था, और ये सोचकर आया था, सर पर कफन बांध कर आया था और बोला था। क्यों? क्योंकि इज्जत और जिल्लत, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, सोचकर आया था। तुम्हारे हाथों में माइक दिया, तुम्हारे पहले अगर तुम कुछ अदा करना चाहते हो ना, तुम जिंदगी में एहतशाम अली बाबर पर एहसान जताने वालों, एहतशाम अली बाबर का जिंदगी में एहसान नहीं उतार पाओगे तुम।
अगर आज तुम बोए हुए जिस फसल को काटना चाहते हो ना तमाम के तमाम, वो फसल एहतशाम अली बाबर ने अपने पसीने से जोतकर इस बंजर जमीन पर खेती खड़ी की है। उस फसल को तुम खाना चाहते हो, खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी याद रखना अगली नस्ल को भी जवाब देना है। तुम्हें अगली नस्ल को जवाब देना है। तुम इख्तलाफ रखो, तुम्हारे इख्तलाफ से मुझ पर कोई ना फर्क पड़ा है। जितना विरोध फिरोजाबाद की सरजमी पर मेरा हुआ, मैंने कभी किसी विरोधी को गलत नहीं कहा। जो मिला, अगर उसने मुझे मिला तो मैंने अपनी तरफ से सलाम किया, वो उसका हक है। मैं सियासी इख्तलाफात कोई रखता है रखे, लेकिन मेरा दिल साफ है। अल्लाह पर यकीन है कि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। मुश्किलात तो आती हैं, किसके सामने मुश्किलात नहीं आती। आगे बढ़ेंगे, पूरी तेजी से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जिसे साथ आना है खुलकर आए, और जिसे नहीं आना है कोई उससे शिकायत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िनुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं सलीम पीरजादा साहब को आज दुआ करता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मरहूम कायद को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और असल खराज अकीदत अगर परचम पार्टी ऑफ इंडिया पीरजादा साहब को पेश करना चाहती है तो मैदान में आए, तमाम जिम्मेदार मैदान में आए। इंशाअल्लाह ताला आपको सपोर्ट भी मिलेगी और तमाम चीजें मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िनुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।